नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए, मेरी आवाज़ पहुँच रही सभी तक? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, ठीक, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दो। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। शुरुआत में पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ हिंदी था। जितनी याद करने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बट कुछ समझाने वाला पॉइंट है तो केवल हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी मैं बताते चलूँगा, उसके टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बताते चलूँगा, ठीक। अब ये चैप्टर ऐसा है जो पढ़ने के लिए, समझने के लिए शर्म हया को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, साइड रखना पड़ेगा। और आप भी मैच्योर हूँ, मैं भी मैच्योर हूँ, तो अपनी मैच्योरिटी का परिचय देना यहाँ पे, खीखी खाका नहीं करना, ना ऑफलाइन को ना ऑनलाइन को, और किसी प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना है जिससे दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टूडेंट असहज महसूस करे। ये एक्ट जागरूकता के लिए भी जरूरी है, हमको खुद भी मालूम होना चाहिए और दूसरे के खिलाफ अगर हो तो हम आवाज उठा सके, उसकी हेल्प कर सके, इस पर्पज से इसको पढ़ना है, ठीक। तो कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे आते हैं कि जो थोड़ा सा आपत्तिजनक लगते हैं बोलने में, लेकिन ये एक्ट में ही दिया गया है, तो इसके लिए अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि टर्म्स ही ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है, और उसको बिना समझाए ये चैप्टर बताया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। क्लियर? तो मैं बताते चल रहा हूँ। देखो, एक्ट का नाम क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट। किसके लिए है अगर पूछा जाए, किस चीज के लिए एक्ट बना हुआ है? सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक्ट का नाम। अब देखो, दिख रहा है 2012, तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आएगा, क्या इससे पहले किसी भी प्रकार के नियम कानून नहीं थे? और चिल्ड्रन की बात हो रही, तो क्या चिल्ड्रन के लिए इससे पहले नियम कानून नहीं थे, नहीं बने थे? या सेक्सुअल जो भी असॉल्ट है, सेक्सुअल हमला है, उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कानून भारतीय संविधान में या भारत के इंडियन पिनल कोड में नहीं था? तो था। इंडियन पिनल कोड में बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड नियम कानून है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, लेकिन अभी तक समाज में और इस नियम कानून में यही अवधारणा व्याप्त थी कि एक मेल ही फीमेल का रेप कर सकती है, ठीक है। कहीं पे भी ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि जिसमें फीमेल मेल का रेप करे। तो आप इंडियन पिनल कोड के आर्टिकल बोलता हूँ, सेक्शन जो है 375, धारा 375 की बात करें, जहाँ पे भी ये लैंगिक हमला की बात आती ना, तो वहाँ पे विक्टिम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती है।
अभी हाल फिलहाल की एक बात है, पिछले कुछ सालों में एक लड़का, उसको दवाई खिला के 4 महिलाओं ने उसके साथ रेप किया और कार से उसको फेंक दिया बाहर। अब वो जाता है थाने में, तो थानेदार बोलते हैं कि भैया ऐसा पहला केस देख रहे हैं, मतलब इससे पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो ये वाला फिर एक्ट कहाँ पे कवर होगा? ठीक, तो इसी के लिए एक अलग से, और खास करके ये मेल और फीमेल वाले वर्जन को दूर करना, मेल और फीमेल मतलब सिर्फ फीमेल को विक्टिम ना बनाया जाए, मेल भी विक्टिम हो सकता है। और अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हमला, लैंगिक हमला अगर बच्चों के साथ होता है, बालक के साथ होता है, तो वो कौन से एक्ट में कवर होगा? पॉक्सो एक्ट में कवर होगा। ठीक है, ध्यान रखना बात, किस एक्ट में कवर होगा? पॉक्सो एक्ट में कवर होगा। ठीक है, तो सिंबल सीधी बात अगर समराइज करूं, बच्चों के साथ हुआ पॉक्सो एक्ट के तहत उसको डील किया जाएगा, बड़ों के साथ हुआ मतलब एडल्ट के साथ हो रहा है तो आईपीसी के तहत कवर किया जाएगा। आईपीसी वाले में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही विक्टिम हो सकती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में मेल और फीमेल दोनों विक्टिम हो सकती है। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है चिल्ड्रन, इसको किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होना। जो हमने बाल मजदूरी अधिनियम पढ़ा ना या बाल विवाह पढ़े, तो सब में अलग अलग एज वाले बच्चे को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे मैं पहले से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे मतलब 18 साल से नीचे के बच्चे, और अगर वर्ड यूज हुआ बालक या फिर चाइल्ड, इसका मतलब मेल चाइल्ड भी है और फीमेल चाइल्ड भी है। यहाँ तक किसी को समस्या, कोई दिक्कत? आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही प्रॉपर? चलिए, लाइव आने वालों की संख्या बड़ी है, इसमें किसी को कोई समस्या तो बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ नहीं कुछ रिप्लाई दोगे? तो फिर लाइव आने का मतलब क्या हुआ? रिकॉर्ड करके डाल देता मैं वीडियो अपने सुविधानुसार। आ रहा है सर, ठीक है। शुभम जी आ रहा है, पंकज जी, चलो ठीक है, आज एक ही दिन में इसको खत्म करेंगे। थोड़ी सी भले लंबी क्लास हो जाए, एक ही दिन में कवर करेंगे। ऐसे रिप्लाई दिया करो तो थोड़ा अच्छा लगता है, जुड़ा हुआ महसूस होता है। ठीक, क्लियर? अब एक और बात मन में समझ आता है, अभी सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, फिर उसके अंतर्गत जो पॉइंट्स याद करने हैं वो मैं बता दूंगा कि भैया ये सब याद करना है। अब ये बात चलो ठीक है, ये अलग से एक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि भैया इंडियन पिनल कोड में थोड़ा सुधार ला सकते थे, सुधार लाया जा सकता है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो इस एक्ट में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया जा सकता? हर जगह अमेंडमेंट ला रहे तो अब अमेंडमेंट ला देते, और अभी तक जो विक्टिम होती थी फीमेल, अगर इसके जगह मेल को भी विक्टिम बना दिया जाता, तो प्रैक्टिकली होता क्या, ये बता रहा हूं आपको। जैसे आमतौर पे कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो, लेकिन कभी मार पीट के आप केस में फंस जाते हो ना, लड़ाई झगड़ा, वैसा मत समझना कि मैं तो इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो वास्तविकता होती है। अगर कभी दो लोगों के बीच मारपीट हो जाती है, दो गुटों के बीच मारपीट हो जाती है, भले ही किसी ने किसी को मारा हो, दो लोगों के बीच मारापीट हुआ, अच्छा एक दूसरे का मुंह कान फोड़ दिया, जो विक्टिम है ना वो जाके शिकायत करता है, तो सबसे पहला जो बचाव का तरीका होता है, जो वकील बताते हैं या कोई भी, वो ये कि भैया तुम भी जाओ, जो अदर पार्टी है तुम भी उसके नाम पे रिपोर्ट कर दो। अब होता क्या है, ये पार्टी भी जो विक्टिम था, रियल केस में जो विक्टिम था, वो जाके रिपोर्ट किया, जस्ट दूसरा बंदा भी जाके रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो मामले का सेटलमेंट होता है, बाहर जाके सेटलमेंट होता है, थोड़ा बहुत पैसा लेन देन हुआ, बस ये सेटलमेंट, ये वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको। बस इसी वजह से इंडियन पेनल कोड में ये मेरा अपना एक नजरिया है, और इसीलिए इंडियन पेनल कोड में ये ज़्यादा चेंजेस नहीं लाए। अगर फीमेल और मेल दोनों को विक्टिम बताया जाता, तो आमतौर पे 99% केस में तो ऐसा ही होता है ना कि विक्टिम जो है फीमेल बनती है। रेप वाले केसेस फीमेल के साथ ज़्यादा होते हैं, मेल के साथ नहीं देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन अगर ये ला देते ना, तो वहाँ पे अगर एक्यूज्ड मतलब या जो अपराधी है वो मेल होता, तो उसको बचाव का एक रास्ता मिल जाता। वहाँ पे जैसे फीमेल आरोप लगा रही कि मेल उसके साथ कुछ गलत हरकत किया, रेप किया है, मेल भी तो वो ऑप्शन लगा सकता था कि नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, फीमेल ने किया है। उसमें फिर जो ये इतने 99% केसेस है ना वो दबने लग जाते। तो इसलिए जरूरी था कि एक नया एक्ट लाया जाए, और खास करके बच्चों के संरक्षक ने, बच्चों के प्रोटेक्शन के, क्योंकि आमतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में नहीं मालूम होता, उतना जानकारी नहीं होती, और अगर ये कृत्य बच्चों के साथ किया जा रहा है तो एक जघन्य अपराध है, अपराध की श्रेणी में तो आता है, बट और क्रिटिकल केस है, तो उसमें अलग सजा का प्रावधान होना चाहिए, और यकीनन ये ऐसे ही सजा का प्रावधान करता है। अब देखते हैं इसमें टोटल अध्याय इस पॉक्सो एक्ट में, पॉक्सो एक्ट मतलब बोलूँ तो समझ जाना पॉक्सो किसकी बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं पूछा जाए तो टोटल
चैप्टर्स कितने हैं पूछा जाए तो 9, 9 40 करके याद करना, 9 40 9 40 टोटल चैप्टर्स 9 है। टोटल सेक्शंस अगर पूछा जाए तो 46, और एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है। 9 46 और एक, टोटल चैप्टर्स, टोटल अध्याय कितने हैं 9, टोटल सेक्शंस कितने हैं 46, और शेड्यूल कितने हैं एक। ठीक, क्लियर। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो इसको मात्र समझने के लिए था, ये समझने के लिए, यहाँ याद नहीं करना, बट फिर भी सुन लेना। कुछ पॉइंट्स को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको स्किप करने भी बोलूंगा। ये मेरे को भी ये वाटरमार्क वाला पीडीएफ दे दिया। ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, बालकों का संरक्षण करना है ना, चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देना, किससे, लैंगिक हमले से, लैंगिक उत्पीड़न से और अश्लील साहित्य से। सभी का मतलब अलग अलग है। बालकों का संरक्षण है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, सबसे पहला मोटिव क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। जो चीजें जरूरी लग रही है उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड किससे, लैंगिक हमला से, सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट, सभी का मतलब अलग अलग है, अभी आगे चल के देखेंगे। और अश्लील साहित्य, इसको मतलब होता है पोर्नोग्राफी। ये सभी से बच्चों का सुरक्षा करना था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये पहला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही था। विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, विचारण के लिए मतलब जो मामला है निपटारण के लिए, सेटलमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन करना, स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन करना। सर ये स्पेशल कोर्ट क्यों, उन लोगों के लिए क्यों स्पेशल, क्योंकि आमतौर पे जाते हो कि इतने सारे केसेस हैं, भारत की पॉपुलेशन इतनी सारी, इतने सारे वाद विवाद हैं, अगर ये मामला कोर्ट में अटकता है फिर वो लंबा खिंचा जाता है। तो सोचो उस बच्चे या बच्ची, अब मैं बच्चा बोलूँ तो यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों हैं, ठीक है, सिर्फ लड़की नहीं मानना, किसी के साथ अगर कुछ गलत हरकत होता है और उसको न्याय मिलने में काफी साल हो जाते हैं, बहुत समय हो जाता है, तो सोचो उतने साल तक उसके मन में क्या गुजरेगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसको तो यही लगेगा ना मेरे साथ न्याय नहीं मिला। तो ऐसी लंबा चौड़ा 7 8 साल 10 साल अगर केस खिंचा जाए तो ये उसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव डालेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। इसलिए जरूरी था कि भैया एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। अनुवांशिक विषय, ये इसको, ये पॉइंट को छोड़ दो। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में आर्टिकल 15(3) सर ये आर्टिकल 15(3) क्या आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते होंगे, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जैसे हम लोग इसमें चैप्टर पढ़े ना, टोटल 9 चैप्टर है, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसको पार्ट बोला गया है। तो पार्ट 3 जो किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। पार्ट 3 ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मेंशन है। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको आपको याद देखना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये 12 13 14 15 आप आर्टिकल जाओगे ना, 15 आर्टिकल नंबर 15 और उसका सबसेक्शन 3, इसमें यह बोला गया है कि राज्य चाहे तो, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट चाहे तो, स्टेट मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब है कि भारत सरकार, अभी मोटा मोटी तौर पर यही समझो। तो राज्य चाहे तो, राज्य मतलब भारत सरकार चाहे तो, भारत सरकार चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन और वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन और वुमेन, महिलाओं और बच्चों के लिए चाहे तो स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 15 और उसके सबसेक्शन 3 में ये चीजें मेंशन है। ये वाला पॉइंट छोड़ दो, 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा क्या क्या किया गया, ये पॉइंट को छोड़ना। ये देखो धारा, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, बालक का निजता और गोपनीयता को बनाए रखना, टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन। अब जो बच्चे हैं, इस केस में अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बालक के साथ अगर कुछ गलत हरकत होता है, या इनमें जो पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड जो भी क्राइम है वो होता है, तो बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है पुलिस अधिकारियों की, सभी की जिम्मेदारी होती है। किसी भी तरीके से उनका निजता का भंग नहीं होना चाहिए, उनके बारे में उनका नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, उनका डिटेल नहीं बताया जाता, एड्रेस वगैरह सब चीज़ गोपनीय रखा जाता है, प्राइवेट रखा जाता है, उसको मीडिया में नहीं उछालते, ये सारी बातों का ध्यान रखना। तो अगर कोई उछाल दिया तो उसके लिए भी सजा है,
करने वाले के लिए सजा हो तो छोड़ ही दो, अगर किसी ने उसको पब्लिक कर दिया तो उसके लिए भी सजा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्राइवेसी भी मेंटेन करना ये था, और अल्टीमेटली विधि बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण के लिए प्रवर्तित करना, ठीक, ये पॉइंट है। और इनके विकास को सुनिश्चित करना, ये सारे पॉइंट्स तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आगे इसको आप देख सकते हो। ये उपाय करना ये और किस लिए बनाया गया, अगर मोटो में हम लोग को देखें तो अब बच्चे के साथ क्राइम हो रहा है, आमतौर पे अलग अलग पोर्नोग्राफी वाली साइट्स हैं, पॉर्न साइट्स हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लोगों का रुझान आधा से ज़्यादा लोगों का रुझान नॉर्मल जो कंटेंट होते हैं उसमें नहीं होते, उन लोग एबनॉर्मल कंटेंट्स पसंद करते हैं। उस एबनॉर्मल कंटेंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आ जाती है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इससे अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी आधे से ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे, मतलब उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक, जो वैश्यावृत्ति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उससे अल्टीमेटली नुकसान किससे हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। तो उन चीज़ों से भी बचाना ये एक्ट की जिम्मेदारी है। ये एक्ट लाया ही इसीलिए गया है ताकि उनसे वैश्यावृत्ति जो कराया जा रहा है उसको रोका जा सके, अश्लील साहित्य जो पोर्नोग्राफी है वो रोका जा सके, ठीक है। और लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए बालकों को उत्प्रेरित करना या प्रपीड़न करना, ये सबको रोका जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए एक्ट के लाने के लिए। अब सर यहाँ मुझे याद क्या करना है वो भी बता दो। इस पूरे को सार को मैं बताया हूँ समझने के लिए, समझाने के लिए। चलिए रिप्लाई आ रहा है कि समझ आ रहा है, अच्छी बात है। अल्टीमेटली सार क्या और याद क्या रखना है, ऊपर की कहानी तो मैंने बता दिया। इंडियन पिनल कोड में ये अवधारणा थी कि एक मेल ही फीमेल का रेप कर सकती है, फीमेल मेल का रेप नहीं कर सकते। इसके लिए एक जरूरी होगी, और खास करके वो जो था वो बड़े लोगों के लिए था, समझ लो। मतलब उसमें किसी भी बाल बच्चे ऐसा कोई पॉइंट मेंशन नहीं था कि बच्चों के साथ अगर रेप हो रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो एक नया एक्ट लाने की जरूरत थी जो बालकों के हित को सुरक्षित करे, बालकों को सुरक्षा प्रदान करे। उस एक्ट का नाम रखा गया पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक, पॉक्सो एक्ट। ये 2012 में लाया गया, क्लियर। आगे चल के इसमें संशोधन भी किया गया, जब कुछ ना कुछ ऐसे दूसरे केसेस होते हैं तो लगता है कि नहीं यहाँ पे सुधार किया जाना आवश्यक है, तो 2019 में संशोधन भी किया गया, अमेंडमेंट भी किया है। हम पूरे लेटेस्ट अपडेटेड पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं और दूसरे जगह देखने की जरूरत है कि पॉइंट सही है कि नहीं, सारे अपडेटेड पॉइंट्स ही मिलेंगे आपको। तो 2012 एक्ट है और 2019 में उसको कुछ अमेंडमेंट किया गया, उसके साथ कुछ अमेंडमेंट छेड़छाड़ किया गया है, क्लियर। तो बालकों के साथ, अब बालक का मतलब क्या है, अगर चाइल्ड यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब मेल चाइल्ड भी है और फीमेल चाइल्ड भी है, क्लियर। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट को लाया गया है। इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है पूछे तो 946 एक 9 46 एंड 1। टोटल चैप्टर्स की बात की जाए 9, टोटल एक्ट्स की बात की जाए 46, टोटल एक्ट बोलता हूँ, टोटल सेक्शंस की बात की जाए 46, और टोटल अगर शेड्यूल पूछा जाए तो टोटल शेड्यूल कितने हैं, एक। ये याद रहेगा, क्लियर, इतना बात याद रहेगा। अब टोटल चैप्टर्स 9 है, उस चैप्टर्स के नाम हम देख लेते हैं एक बार, इसको बस रीड मारना है ना। सबसे पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी, और प्रीलिमिनरी में कितने सेक्शन है, 1 से लेकर 2, जिसमें आमतौर पर मैंने बताया था हमेशा सेक्शन 1 क्या होता है किसी भी एक्ट का, कोई भी एक्ट पढ़ लो, 99% केस में जो सेक्शन 1 रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, शॉर्ट टाइटल, और कहाँ तक एक्सटेंट है और कहाँ तक का कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल मतलब संक्षिप्त नाम क्या है उस एक्ट का, फिर विस्तार कहाँ तक है, और ये लागू कब से होगा, ये सारी चीज़ें दी रहती है कौन से, सेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन देखने को मिलेगा आपको, सेक्शन 2 में क्या मिलेगा, डेफिनेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। फिर देखो चैप्टर 2 क्या है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये धारा सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 में मेंशन है। अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड, जो चैप्टर 3 है वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, अश्लील साहित्य चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसके प्रयोजनों के लिए, मतलब उस पर्पस के लिए उनको लगाना, बालक को, बच्चों को यूज करना, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयर फॉर। मतलब चैप्टर 3 जिसमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन मेंशन है, सेक्शन 13 से सेक्शन 15, इसमें अगर किसी बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए लगाया जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड सजा भी है। कौन से चैप्टर में, चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 किसी अपराध का दुष्प्रेषण और उससे करने का प्रयत्न, अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है, अबेट मतलब उकसाना। तो जरूरी नहीं कि भैया आप क्राइम कर रहे हो तो ही आपको सजा मिलेगी, आप क्राइम करने के लिए अगर किसी को उकसा रहे हो तो भी इसमें सजा का प्रावधान है, क्लियर। तो ये कहां से कहां तक मेंशन है, सेक्शन 16 से सेक्शन 18 तक मेंशन है। मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया चैप्टर 5 में बताया गया है, जो सेक्शन 19 से सेक्शन 23 तक है। बालकों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसका प्रोसेस सेक्शन 24 से 27 में बताया गया है। ये इसको याद नहीं करना, बस सुनते चले जाओ, जो याद करना होगा आगे मैं बताऊंगा, जितने पॉइंट्स फिर डिटेल में पढ़ेंगे ना उसको याद कर लेना।
विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन ये सेक्शन 28 से 32 में बताया गया है। 7th चैप्टर। 8th चैप्टर विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, 33 से 38 में। और चैप्टर 9 प्रकरण मिसलेनियस, जो लास्ट कुछ पॉइंट बच जाते हैं वो 39 से 46 में कवर होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? बस उसको एक बार देखना था। अब याद करने वाला पॉइंट यहाँ तक है, जिसमें मैं फोकस करूंगा उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इतना तक किसी कोई दिक्कत है? कुछ समस्या तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। अरे भाई, हाँ तो उसको थोड़ा सा ढकेलना, थोड़ा सा पुश करो, मैं घुस जाऊंगा। चलिए, शुभम जी रिप्लाई कर रहे हैं, यस सर समझ आ गया। कहाँ से शुभम जी? आप यूपी से बताए थे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको याद भी करते चलना है। चलिए, मुस्कान मैडम का भी रिप्लाई आ गया, यस सर। हिमाचल प्रदेश, शुभम जी हिमाचल प्रदेश से, चलो बढ़िया। सेक्शन 1 धारा 1। धारा 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। देखो 2-3 वर्ड आपको मिलेगा। एक इनैक्टमेंट होता है, एक इनैक्टमेंट वर्ड मिलेगा आपको, एक वर्ड मिलेगा एनफोर्समेंट, और एक कमेंसमेंट। कमेंसमेंट या एनफोर्समेंट मतलब लागू होना, और इनैक्टमेंट मतलब अधिनियमित करना। मैंने एक तरीका बताया था कि एक तरीका बताया था कि कैसे कोई बिल एक्ट बनता है। तो कोई चीज लोकसभा से पास होती है, राज्यसभा से पास होती है, देन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करता है, अपना साइन करता है, तब जाके वो बिल है वो एक्ट में बनता है। एक्ट बन गया वो इनेक्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जिस दिन राष्ट्रपति साइन कर देना, प्रेसिडेंट साइन कर दे, वो इनेक्टमेंट वाला डेट होता है। और वो लागू कब से हो रहा है, प्रभावी कब से हो रहा है, शुभारंभ कब से हो रहा है, वो कमेंसमेंट या फिर एनफोर्समेंट कहलाता है। ठीक, तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, पीओसी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इसका नाम है। क्या लिखा हुआ हिंदी में भी पढ़ लो, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। और इसका विस्तार कहाँ है? एक्सटेंड संपूर्ण भारत में, होल ऑफ इंडिया पहले, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया पहले, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, बट अब जम्मू कश्मीर वाला पॉइंट हट गया है, उसको कोई विशेष दर्जा नहीं मिला है, तो अब पूरे भारत में लागू होगा। कमेंसमेंट कब लागू होता है? कभी कमेंसमेंट आएगा 14 नवंबर 2012 से। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको मालूम होगा कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो चिल्ड्रन डे के दिन ही ये बच्चों के लिए तो ला रहे हैं, तो वहीं से याद कर सकते हो 14 नवंबर 2012 को। लेकिन ये आपका कमेंसमेंट डेट हो गया। अगर याद करना चाहे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 19 जून 2012 को, 19 जून 2012 को, लेकिन नवंबर में लागू किया गया था। ठीक है, तो कमेंसमेंट आपसे पूछ सकता है, अगर याद करने की इच्छा होगी तो इसको देख सकते हो, बाकी छोड़ दो। अब ये देखो, इसमें हाल ही में एक संशोधन हुआ है 2019 में। ठीक, क्लियर, ये ध्यान रखना, 2019 16 अगस्त 2019 में ये संशोधन हुआ है। तो सर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पूरा अपडेटेड फॉर्म वाला पढ़ रहे हैं। एक्ट का नाम भले 2012 है, लेकिन 2019 में कुछ प्रोविजंस को चेंज किए गए, पूरे प्रोविजंस को नहीं। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है, पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, ये बालक और बालिका दोनों की सुरक्षा के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑल क्लियर? ओके, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया पॉक्सो एक्ट किसके लिए? मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, बोथ। तो क्या लोगे आंसर? बोथ। मतलब भैया ये जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर को देख के यहाँ पे सजा डिसाइड नहीं की जा रही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों विक्टिम हो सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। फिर धारा 2 में डेफिनेशंस होते हैं। ठीक है, धारा 2 में क्या है? डेफिनेशंस। धारा 2 सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। इसमें निम्न को परिभाषित किया गया है, फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो कौन कौन से वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है? अब देखो, अलग अलग सेक्शन है, 2A, 2B, 2C, ये सारे। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। ये डेफिनेशंस को स्किप करते हैं, डायरेक्ट आगे यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो मालूम चल जाएगा। धारा 3, ठीक, यहीं पे आपको डिफाइन कर देंगे कि मतलब क्या होता है। धारा 3 में आते, धारा 2 को डेफिनेशन को बाद में देखेंगे। सेक्शन 3, प्रवेशन लैंगिक हमला का जिक्र धारा 3 में किया गया है।
याद रखना काफी आसान है। धारा 3 में प्रवेशन, लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 में मेंशन है। और ये क्राइम अगर हुआ तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, जो इस क्राइम के लिए सजा का प्रावधान है, वो किस में मेंशन है? धारा 4 में। धारा 3 एक प्रकार की सजा है, एक प्रकार का क्राइम है, उस क्राइम के लिए सजा सेक्शन 4 में मेंशन है। अब ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मैं आपको जो एक्चुअल एक्ट है उसका वर्डिंग्स पढ़ के बता रहा हूँ, फिर अपने लैंग्वेज में इसको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। प्रवेशन, लैंगिक हमला, प्रवेशन मतलब पेनिट्रेटिव, ठीक है, पेनिट्रेटिव मतलब एक किसी भी मेल या फीमेल जेंडर बोल लो, अगर इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इंटरकोर्स होता है, अगर बालक है या बालिका है, उसकी योनि में अगर लिंग प्रवेश हो रहा है तो उसको पेनिट्रेटिव बोलेंगे, पेनिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। प्रवेशन, लैंगिक हमला, उसका 4 अलग अलग पॉइंट बताया गया है। पहला क्या बोल रहा है? प्रवेशन, लैंगिक हमला कब कहलाया जाएगा? सुनना ध्यान से। अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से, उसके साथ बालक कहने का तात्पर्य वो महिला मतलब फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है, मेल चाइल्ड भी हो सकती है, उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ठीक है। मतलब अपना जो लिंग है वो अगर सामने वाले पर्सन के साथ उसकी योनि में, मुंह में, मूत्र मार्ग या गुदा में, योनि या वजाइना बोल सकते हो, मुंह माउथ है, मूत्र मार्ग यूरिन करने वाला स्थान, और गुदा एना, इसमें अगर प्रवेश कराता है या बालक को कोई दूसरे के साथ करवा रहा है तो भी वो क्राइम का उतना ही हिस्सेदार है। दूसरा पॉइंट, अगर अपना लिंग उसमें प्रवेश नहीं करा रहा है, प्रवेश से ही वर्ड बना हुआ है प्रवेशन, और अगर कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ठीक है, कोई दूसरा सामान अगर उसकी योनि में या मुंह में ऐसा कुछ डालने का प्रयास कर रहा है तो वो भी प्रवेशन, लैंगिक हमला के कैटेगरी में आएगा। एक और पॉइंट है कि अगर लिंग का यूज ना करके, लिंग का यूज ना करके अगर अपने मुंह को उन स्थानों पर लगाता है, किसी योनि पे, गुदा मार्ग पे, मूत्र मार्ग में, तो भी वो प्रवेशन, लैंगिक हमला के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट्स प्रवेशन, लैंगिक हमला के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, अब इस ध्यान रखना, प्रवेशन, लैंगिक हमला का पॉइंट मैंने बता दिया, जो आमतौर पर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, मैच्योर है, सभी जान रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है अगर वो कंसेंट से हो रहा है तो फिर वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी कहला रही, समझ। अगर बिना कंसेंट के हो रहा है तो फिर वो रेप कहला रहा है। और वो प्रवेशन, लैंगिक हमला ये समझ लो कि बिना एसेंट के है, बिना कंसेंट के है। फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज जो भी होती है वो सारे के सारे इस पॉइंट्स में कवर होते हैं। सारे समझदार हैं, सभी को समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स है मेंशन। अब यहाँ से हो सकता है तो क्वेश्चन बन जाए, ठीक। बाकी मैंने पॉइंट्स क्लियर करा दिए। अब अगर नॉर्मल पर्सन को ये क्राइम करता है तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। लेकिन 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 अगर ये किसी अधिकारी द्वारा किया जाए, किसी अधिकारी द्वारा किया जाए, किसी गुरु द्वारा किया जाए, किसी पुलिस अधिकारी की द्वारा किया जाए, किसी सुरक्षा बल अधिकारी द्वारा किया जाए, किसी स्कूल टीचर द्वारा किया जाए, कोई मेडिकल ऑफिसर है उसके द्वारा किया जाए, तो ये गुरुतर लैंगिक, क्या था उसका वर्ड हिंदी वाला, गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला कहलाएगा। गुरुतर, एक और वर्ड जुड़ जाता है गुरुतर, ठीक। आगे धारा 5 में मेंशन है गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला का जिक्र। एग्रेगेटेड पेनिट्रेटिव हमला, सर क्या बोले, क्या डिफरेंस, नहीं समझ आया। नॉर्मल कोई केस में, नॉर्मल कोई पर्सन अगर ऐसे कुछ क्राइम करता है तो वो प्रवेशन, लैंगिक हमला कहला दिया। और प्रवेशन, लैंगिक हमला का डेफिनेशन क्या था वो मैंने बताया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे पद पे है, जैसे कोई स्कूल टीचर है, जैसे कोई पुलिस है, जैसे कोई जज है, कोई भी ऐसा, उसके लाइन से बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। और वो जो हिंदी वाला पार्ट है ना, उसको पॉक्सो एक्ट को मैं भेज दूंगा आपको, पीडीएफ, पॉक्सो एक्ट का पीडीएफ भेज दूंगा। पॉक्सो, सुमन निकाल देना उसका, हिंदी तो है ही, इंग्लिश वाला पॉक्सो एक्ट निकाल देना, और तब्बू को बोल देना वो उसमें डाल देगी पॉक्सो एक्ट को, ठीक। तो वहाँ अगर और डिटेल में पढ़ना होगा, किसी के मन में अब डाउट होगा तो उसको मैं कुछ प्रैक्टिकली समझा नहीं सकता, उसको आप उसी में ही पॉइंट से पढ़ लेना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक। अब क्या बता था मैं, कोई ऐसे पद पे है जिसमें सभी का विश्वास हो, सभी का विश्वास, एक व्यक्ति, आसाराम वाला केस आपको मालूम होगा, तो लोग उसको गुरु के रूप में देख रहे हैं, कितने लोगों की धार्मिक आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, ऐसे कोई पद पे है। एक स्कूल टीचर वाला मामला आया था, मैं कुछ केसेस बताता हूँ, याद नहीं करना है। जैसे एक स्कूल टीचर वाला मामला था, घनश्याम मिश्रा व द स्टेट 1956। सर ये एक्ट तो 2012 वाला है,
हाँ, तो मैं बस केस बता रहा हूँ ये क्यों ऐसे डेवलप हुआ ना, उसके पीछे का कहानी था, मतलब केसेस बिफोर पॉक्सो। इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत लंबा हो जाता चैप्टर, 1 मार्क्स के लिए हम इतना पीछे नहीं पड़ सकते इसके। तो घनश्याम मिश्रा द स्टेट, यहाँ पे एक स्कूल टीचर ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। तो ये कैसा है कि स्कूल टीचर से शिक्षा लेने जा रहे हैं और वो ऐसी कोई गतिविधि कर दें। गोरख दजी घाटगे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे एक पिता ने अपने 13 साल की पुत्री के साथ रेप किया। फिर ऐसे कई हमले में कोई पुलिस अधिकारी कर रहा है, कोई चिकित्सा अधिकारी कर रहा है। तो ये सब ऐसे पद हैं जिनमें विश्वास जुड़ी होती है, जिनमें आस्था जुड़ी होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति क्राइम करता है, तो वो किस में आता है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अंतर्गत आता है। समझ आ पॉइंट? मेरे ख्याल से इतने कोई दिक्कत नहीं होगा, डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, और धारा 5 में ये मेंशन है, धारा 6 में क्या मेंशन होगा उससे लिए जो सजा है। तो धारा अगर याद नहीं हो रहा होगा तो मैं कराते चल रहा हूँ। सेक्शन 1 में हमने क्या देखा अभी तक? सेक्शन 1 में हमेशा शॉर्ट टाइटल रहता है, नाम रहता है, कहाँ तक विस्तार है, कब लागू होगा, ये बातें दी रहती हैं। धारा 2 में डेफिनेशन था, जिसको मैं एक्ट के साथ साथ जो आ रहा है ना उसको बताते चल रहा हूँ, ठीक है? अब उसका एकदम सब सेक्शन मत याद रखना। धारा 3 में हमने देखा प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये क्या है? अलग अलग कैटेगरी ABCD करके मैंने बता दिया किस टाइप के पेनेट्रेटिव असॉल्ट माने जाएंगे। अगर यही ये धारा 3 में है, धारा 3 में पेनेट्रेटिव असॉल्ट है, प्रवेशन लैंगिक हमला है। धारा 4 में उसके लिए सजा है, धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, और धारा 6 में उसके लिए सजा है। ठीक, समझ आई बात? इतना क्लियर? अब देखो धारा 3 में हम वापस आते हैं। धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला का जिक्र, पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसके बाद इसके अंतर्गत जो पॉइंट था मैंने एक रफ आइडिया दे दिया, समझा दिया। मैंने बोला अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो वहां से एक्ट में जाके आप देख सकते हो कि इसके अंतर्गत क्या आता है, बाकी समझाने का काम मैंने कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है तो ये धारा 3 में क्या है ये पूछा जा सकता है, या ये पॉइंट देके पूछा है कि कौन से सेक्शन में मेंशन है। धारा 4 में इसके लिए सजा है। अब इस सजा को ना 2 पार्ट में बांट दिया है। एक, अगर ये सजा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हो रही तो, और एक 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हो रही है तो इसके बारे में सजा है। आमतौर पे बालक या बच्चा तो 18 साल से नीचे कहीं मानेंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर अगर इस प्रकार का हमला हुआ, प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ, तो तो न्यूनतम न्यूनतम यहाँ कितना न्यूनतम ये 12 साल, कितना साल है क्या हो? न्यूनतम और अधिकतम दोनों ऐसे कैसे होगा? ठीक है, अधिकतम पॉइंट क्या छूटा है मैं देख लूंगा। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा प्लस जुर्माना का प्रावधान है। ये पहले 7 साल की सजा थी, लेकिन बाद में ये अपडेट हो गया, ठीक है, अमेंड हो गया। अमेंडमेंट के बाद आजीवन कारावास की सजा इसमें कर दी गई है। अगर यही हमला 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हो, हमला कहने का मतलब जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा प्लस जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, ये क्लियर? तो ये धारा 4 और धारा 4(1), धारा 4(1), धारा 4(2), इसमें धारा 4 बटा हुआ है। एक 18 साल से नीचे के लिए अगर हमला हो तो, और दूसरा 16 साल से नीचे के बच्चे पर हमला हो तो। क्लियर? अब धारा 5 देखते हैं। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का जिक्र, एग्रेगेवेटेड। गुरुतर का मतलब होता है एग्रेवेटेड एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये क्या था मैंने बता दिया। धारा 6 में इसके लिए सजा है, और इसके लिए सजा कितना है? न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान। उसमें भी देख लेना, चेक कर लेना, सुमन क्या है उसको बताना मेरे को क्लास खत्म होने से पहले। धारा 3 में जो न्यूनतम सजा उसको बताओ, देख। न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान, ठीक है। ये कौन से है? धारा 6 में ये बात मेंशन है। अब आते हैं धारा 7 पर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, डाउट है तो पूछिए, पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, समझ आया होगा तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ये धारा 4(1) में वो जो सजा बोल गया था वो 7 साल से नीचे नहीं होगा, ये बता रहे 7 साल से ऊपर ही होगा, मतलब 7 साल से आजीवन कारावास तक बोल सकते हो। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर होंगे।
ठीक, मेरे ख्याल से चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, ये प्रवेशन लैंगिक हमला वो क्या था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये क्या था, और खाली लैंगिक हमला है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें केवल स्पर्श मात्र है, ठीक है। अगर स्पर्श करता है किसी प्राइवेट पार्ट के, किसी बच्चे को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके प्राइवेट पार्ट को अगर टच करता है तो वो लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है, ठीक है, लैंगिक हमले की श्रेणी में आता है। मैं उसको डेफिनेशन को पढ़ के बता दे रहा हूँ, लैंगिक हमला क्या है। तो जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या अन्य किसी व्यक्ति से करवाता है, स्पर्श करवाता है, वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक, क्लियर। अगर कोई खुद भी कर रहा है तो भी क्राइम है, अगर किसी दूसरे से करवा रहा है उसकी मौजूदगी में, दूसरे उसे करवा रहा है तो भी वो क्राइम के कैटेगरी में आता है। ये क्लियर है। तो ये लैंगिक हमला में, अब इसी चीज को कोई, मैंने बताया कोई अच्छे पद पे बैठा हुआ है, वो कोई कर्मचारी की श्रेणी में आ रहा है, वो अगर इस काम को करे तो वो क्या कहलाएगा, गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। ठीक, उसके बहुत सारे पॉइंट है, कोई पुलिस अधिकारी कर रहा है, कोई सशस्त्र बल कर रहा है, ठीक, ये सारे पॉइंट्स उसमें थे। ठीक है, तो देखो जैसे धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 4 में उसके लिए सजा, धारा 5 में गुरुतर वाला पॉइंट था, और धारा 6 में उसके लिए सजा, धारा 7 में लैंगिक हमला, और धारा 8 में उसके लिए सजा, फिर वैसी धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला, और धारा 10 में उसके लिए सजा। तो मेरे ख्याल से लाइन से पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। तो अगर इस प्रकार का लैंगिक हमला होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, धारा 8 में उसके लिए किस प्रकार का सजा मेंशन है, लैंगिक हमले के लिए सजा का प्रावधान न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल, मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, प्लस जुर्माना अलग लग सकता है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और धारा 10 में उसी के बारे में सजा का प्रावधान है कि मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 7 ईयर्स, ये, और उसमें जुर्माना भी शामिल है। अब धारा 11 में क्या है, धारा 11 में लिखा हुआ है लैंगिक उत्पीड़न। 3 यहाँ पे अलग अलग वर्ड यूज हो गए। एक तो सबसे पहला प्रवेशन वाला था, फिर दूसरा खाली लैंगिक हमला था, और ये अब उत्पीड़न क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो सबसे वाला पहला पॉइंट था वो एक पेनिट्रेशन वाला पॉइंट आ जाता है, मतलब एकदम मैक्सिमम केस ऑलमोस्ट सेक्स के बराबर हो जाता है। दूसरे वाले में टच करना, गुड टच बैड टच, जो बैड टच होता है, टच करने वाली कैटेगरी लैंगिक हमले के अंतर्गत आती है। तीसरे कैटेगरी में किसी प्रकार का टच नहीं हो रहा है किसी की बॉडी को, लेकिन दूर से इस प्रकार के इशारा किए जा रहे हैं, उसको एक्साइट करने का प्रयास किया जा रहा है, गाना सुनाया जा रहा है, मतलब अश्लील गाने सुनाए, अश्लील मूवी दिखाए, इस टाइप की, अगर अश्लील चित्र दिखाए, ठीक है, अश्लील साइन दिखाए, मतलब कोई हाथ से या पैर से किसी ऐसे प्रकार का साइन करके बताया जाए जिससे वो इस तरह की एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है। यदि किसी बच्चे को अश्लील शब्द पढ़ने को कहा जाए, कोई अश्लील आवाज सुनाया जा रहा है, या अश्लील फोटो दिखाया जा रहा है, तो यह भी यौन अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो दिखाया जा रहा है, कोई साइन, ये सारे अगर उसको शो किए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, कोई ऐसे शब्द हैं, कोई वल्गर वर्ड्स उसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे कोई बोर्ड है भाई पढ़ो, तो वो भी किसके कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा, किसके कैटेगरी के अंतर्गत जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, इस कैटेगरी के अंतर्गत। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। धारा 11, अब धारा 11 में बता दिया है, धारा 12 में वो क्या हो जाएगा, धारा 12 में उसके लिए सजा हो जाएगा। तो धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बोला गया, और धारा 12 में उसके लिए सजा है कितने साल की, 3 साल के लिए सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक, क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर। आज ये खत्म हो जाएगा, बीच के पॉइंट स्किप कराएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा और 13 और 14, धारा 13 14 में क्या है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग व उसके लिए दंड का प्रावधान। किसी देखो बालकों का उपयोग मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर चैप्टर देखे तो याद आ रहा है, सेक्शन 13 से 14, ये तीसरा चैप्टर, अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट। कोई देखो खुद कोई क्राइम नहीं कर रहा है लेकिन पॉर्न वीडियोस बना रहा है, उसके लिए बच्चे को यूज कर लिया, उस केस में भी सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो जो कर रहा है उसको तो सजा मिलेगा, जो करवा रहा है पोर्नोग्राफी पर्पस से उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। अब जो डेफिनेशन में मैं जितने यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ उतना ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। तो सर लिखाए क्यों, जब बताना नहीं था, नॉर्मल लिखा दिया एक जानकारी के लिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है तो पढ़ सकता है, देख सकता है। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग व उसके लिए दंड का प्रावधान 13 से 14 में है। ये धारा 13 में बता दिया, धारा 14 में से सजा का प्रावधान है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। धारा 23, धारा 23 क्या है, धारा 23 में देखो किसी मीडिया में किसी तरीके से इसको पब्लिक नहीं किया जाएगा,
किसी के ऊपर ऐसे हमले हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, उसको गोपनीय रखने का प्रयास किया जाएगा। वही बात बोलते हैं धारा 23 सेक्शन 23, किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या किसी भी प्रकार का डिटेल हो, विशिष्टियां जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता है, उसे प्रकट नहीं करेंगी। ये सर इतना हिंदी शुद्ध क्या है, प्रकटन मतलब कोई भी नेम, एड्रेस, डिटेल, स्कूल का, कोचिंग का, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी जानकारी, ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे उसका एक्चुअल लोकेशन ट्रेस किया जा सके, मतलब जिससे पहचान किया जा सके। नहीं समझ रहे हो? देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल मेरे को किसी के बारे में बात करना है कि कोई एक व्यक्ति आ रहा है, अब उसका नाम मान के चलो कुछ भी नाम है, गोलू नाम है उसका, गोलू के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं गोलू को गाली दे रहा हूँ, गोलू की ऐसी तैसी, गोलू चोर है, ऐसे उसको गाली दे रहा हूँ, अच्छी वाली गाली, वैसे वाली गाली नहीं जो आप सोच रहे हो, तो गोलू चोर है। तब गोलू के बारे में बता दिया, स्पेशली गोलू को मेंशन कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं गोलू का नाम मेंशन नहीं, लेकिन गोलू को ही हिंट करूं, वो देख रहे हो नहीं, वो काला सा जो लड़का आ रहा है, वो लंबे लंबे बाल वाला, हाँ व्हाइट टी शर्ट पहना है, हाँ हाँ वो चोर है, ऐसे बोलूं तो क्या फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली उसी को तो मेंशन किया मैंने। तो ये जो हिंट दिया मैं, उसके कपड़े के बारे में बता दिया, उसके पहचान भी बता दिया लंबे बाल, तो अल्टीमेटली तो उसका डिटेल ही बता दिया ना, उसकी पहचान की जा सकी कि अरे भैया वही तो गोलू है। ये बोलना चाहिए। मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सका जिससे उनका इन्फॉर्मेशन प्रकटन होता है, प्रकटन मतलब उसका इन्फॉर्मेशन जाहिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, ठीक, उसको प्रकट नहीं करेगी। अगर ऐसा होता भी है तो जो कर रहे हैं ना उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कोई ऐसा करता है तो उसे 6 माह की कम, 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, और 1 साल मतलब 6 महीने से 1 साल की सजा होगी। क्लियर? धारा 24, महिला जांच अधिकारी द्वारा पीड़ित से थाने, देखो खास करके जैसे कोई फीमेल चाइल्ड हो गई, फीमेल चाइल्ड के साथ ये हो रहा है, तो वो क्या है, अगर थाने के अंदर सॉरी सेक्शन 24 क्या बोलता है, मैं क्या बता रहा हूँ। कभी आप एकदम आईसीयू वाले माहौल में अगर नहीं गए होंगे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन कभी गए होंगे तो यहाँ बैठे हो तो आपको एक अलग फीलिंग होएगा। और कोई आपका कोई नज़दीकी कोई करीबी एडमिट है, हॉस्पिटल में जाओगे, एक अलग फीलिंग होता है। मतलब वहाँ देखोगे ये यहाँ से ऐसे किसी का पैर टूटा हुआ जा रहा है, कोई रोते हुए जा रहा है, कोई हंसते हुए भी जाता है, कोई बच्चा लेके जा रहा है कि भैया चलो चलो मिठाई, वहीं बम फोड़ रहे हैं। वहाँ का माहौल ही अलग होता है, मतलब एक डर जब मैं 2-3 बार गया हूँ तो एकदम डर वाला माहौल हो जाता है। आजू बाजू अरे ये क्राइम देख के, कोई सुसाइड किया हुआ है, किसी का हाथ टूटा है, कोई पैर टूटा है, कोई मर गया है, वहीं पर रखा हुआ है ऐसे बॉडी, वहीं पे मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ, देख रहे हैं भाई ये डेड बॉडी, सॉरी सॉरी। तो एक डर का माहौल व्याप्त हो जाता है उसमें। इसीलिए अब बच्चा एक तो 18 साल से कम का है, उसके माइंड में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, उसको पुलिस थाने में बैठा दिया जाए, वो इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, क्राइम जहाँ पे हो रहा है वही तो फिर पुलिस थाने में जाकर डील हो रहा है, वहाँ बैठा के उससे पूछताछ किया जाए तो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा, समझ पाने का प्रयास करना। तो पुलिस थाने में और पुलिस वर्दी में इनसे पूछताछ नहीं की जाती, और पुलिस थाने में भी पूछताछ नहीं की जाती। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बार बार उसको कुचक कुचक के कैसे हुआ क्या हुआ, ये उसको फिर शर्मिंदा नहीं किया जाता, बार बार कुचक कुचक के नहीं पूछा जाता। ठीक, ये भी बात करना, ये भी बात का ध्यान रखना ना, उसको बार बार ऐसे पूछताछ के लिए कोर्ट भी नहीं बुलाता उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो पुलिस थाने में पूछताछ नहीं होगी। और अगर जैसे कोई फीमेल चाइल्ड है तो महिला जांच अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाएगी, पीड़ित से थाने के बाहर ही पूछताछ की जाएगी, और यह कार्य केवल महिला अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पीड़ित से पूछताछ वर्दी में नहीं किया जा सकता तथा उसकी पहचान को गुप्त रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। ये ऐसा नहीं कि हो हल्ला कर दिए। ठीक, फिर सजा का प्रावधान तो ऊपर देखे थे ना, तो सजा का प्रावधान होगा। धारा 28 में आते हैं, सेक्शन 28 में विशेष न्यायालय की स्थापना का जिक्र है, स्पेशल कोर्ट फॉर्मेशन का स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, मैंने बताया कि भैया नॉर्मल प्रोसीडिंग्स अगर होंगे ना तो वो फिर लंबा समय खिंचा जाएगा उसको न्याय मिलने में, और न्याय मिलने में जहाँ डिले होता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लग जाएगा कि भैया मेरे साथ कुछ गलत हो गया, क्या मेरे परिवार वाले इतने कमजोर हैं, क्या मेरे भाई बहन इतने कमजोर हैं, क्या पुलिस इतनी कमजोर है, क्या न्यायालय इतनी कमजोर है कि मेरे को न्याय नहीं दिला पा रही है, ऐसा उसके बच्चे के मन में आ सकता है। ठीक है, और लंबा चढ़ा मतलब उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा फिर, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाता है। विशेष न्यायालय की स्थापना का जिक्र, तेजी से केसों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, किसके सजेशन से, किसके कंसल्ट से, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके परामर्श से, उसके एडवाइस से राज्य सरकार विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। अल्टीमेटली इस स्पेशल कोर्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। किसके कंसल्ट से, किसके सजेशन से, चीफ जस्टिस के। कहाँ का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का।
ठीक है, तो देखना स्टेट गवर्नमेंट इसका फॉर्मेशन करता है, स्टेट गवर्नमेंट किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। क्लियर। धारा 33 सेक्शन 33, अदालत पीड़ित की गरिमा बनाए रखने के लिए ना तो बार बार पूछताछ के लिए बुला सकती है, अभी पॉइंट में बताया था ना, अदालत पीड़ित की गरिमा बनाए रखने के लिए ना तो बार बार पूछताछ के लिए बुला सकती है, इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुलाया जाना है बार बार उसको, और ना ही जांच के दौरान उसकी पहचान प्रकट कर सकती है। लास्ट अंतिम खत्म होने है धारा 45 सेक्शन 45, केंद्रीय सरकार मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सर इतना शुद्ध हिंदी हो गया नहीं समझ आया, प्रयोजन मतलब प्रोविजंस हो गया, इसके अंदर जितने भी प्रावधान है प्रोविजंस हैं, अधिनियम मतलब एक्ट हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस एक्ट के प्रोविजंस को कार्यान्वित करने के लिए मतलब एग्जीक्यूट करना इस एग्जीक्यूट करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा और उससे रिलेटेड नियम बना सकता है। ठीक है, राजपत्र मतलब गैजेट ऑफिसर में, ठीक है, गैजेट में नोटिफिकेशन देगा। सेक्शन 46, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, कोई भी डिफिकल्टी फेस करता है कोई इस अधिनियम के उपबंधों को मतलब प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट में उसको लागू करने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये केंद्रीय सरकार है, सेक्शन 45 46 में केंद्र सरकार देखें, और जो स्पेशल कोर्ट फॉर्म करने की बात आ रही थी वो स्टेट गवर्नमेंट था। क्लियर, ये आपके पूरा 1 से लेके 46 तक जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन थे वो हमने कवर करा दिए, परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। ओके, इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात का प्रोसेस देखेंगे, अभी पॉलिटी अगर पढ़ना हुआ तो जैसे कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश भी जारी करते हैं ना, ऑर्डिनेंस बोला जाता है उसको, तो उसको लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करना होता है, विधानसभा या विधान परिषद में प्रस्तुत करना होता है। क्लियर। पॉक्सो एक्ट में संशोधन, क्या क्या संशोधन हुआ देख लो। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की भी सजा का प्रावधान है, याद रखना, फांसी की सजा का प्रावधान 12 साल से कम वाले में, तो ये संशोधन करके लाया गया। 16 वर्ष तक की लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। मामले की जांच और ट्रायल को 2 महीने के अंदर खत्म करने की चर्चा की जा रही है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन ये मृत्युदंड के प्रभाव देखो, ये फांसी की सजा ना, फांसी की सजा मतलब मृत्युदंड हो गई, उसको मृत्युदंड हो रहा है। अब इस बात पे, इस नोट पे खत्म करते हैं कि क्या ये सही है। तो जो महिलाओं के समर्थक थे, जो बाल बच्चों के समर्थक थे, जो इस एक्ट के समर्थक थे, वही अपने कुछ बातों के साथ इसका विरोध करने लगे। क्या विरोध करने लगे? जब ये बात आई कि भैया फांसी भी दिया जा सकता है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जितना एक्ट को यूज नहीं किया जाता ना, उतना ज्यादा मिसयूज किया जाता है। जितना पावर का यूज नहीं किया जाता, उससे ज्यादा पावर का मिसयूज किया जाता है। जैसे डॉरी एक्ट है, दहेज प्रताड़ना। अब जब ये अधिनियम नहीं था तो महिलाओं के खिलाफ कितने सारे हमले होते थे, उनके साथ कितना अत्याचार होता था। वो जो दबी हुई महिलाएं हैं, जिनका कोई नहीं सुन रहा है, उनका कोई सुने, इसलिए दहेज प्रताड़ना अधिनियम लाया गया। लेकिन आपके आसपास इर्द गिर्द में आपको मालूम होगा कि भैया ये इस व्यक्ति हैं, इस फैमिली के हैं, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो जो चालू किस्म की है वो उनको फंसा देती हैं, सीधे साधे, नहीं भैया मेरे को यहाँ ससुराल में नहीं रहना, अलग से रहना है, नहीं करोगे तो सोच लो फिर मैं दहेज प्रताड़ना अंदर करा दूंगी। लो बेटा अंदर। तो यूज से ज्यादा मिस यूज होने लग गया। तो ये बोला कि अगर ऐसे फांसी की सजा ला दोगे ना, तो भैया हो सकता है कोई निर्दोष व्यक्ति भी इसमें फंस जाए। क्यों फंस जाए? एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन बता देता हूँ। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब होता है मैंने किसी पे इल्जाम लगा दिया, मैं यहाँ तब्बू बैठी हुई, मैंने तब्बू पे इल्जाम लगाया कि भैया तू चोरी की है, चुरा लेती है यहाँ से 10-10 रुपए ले चले यार, ठीक है। तो तब्बू चोरी की, इल्जाम लगा दिया किसके ऊपर? मैं तब्बू के ऊपर लगाया कि तब्बू ने 10 रुपए चोरी किए, मामला गया कोर्ट में। अब कैसे मान लूं कि मैं चोरी कर दिया? वो तो बोलेगी नहीं मैं नहीं की हूँ चोरी, मैं बोल रहा हूँ की है, वो बोल रही नहीं की है। उसको मानने के लिए प्रूफ लाना पड़ेगा। तो 2 तरीका होता है कि मैं प्रूफ करूं कि तब्बू ने चोरी किया है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मैं
किसी भी तरीके से करूँ, सीसीटीवी कैमरा दिखाऊं, जैसे भी हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया? मेरे ऊपर आ गया। ठीक है। और अगर ये बोल दिया जाए कोर्ट, नहीं नहीं तब तुम प्रूफ करो कि तुमने चोरी नहीं किया है, अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि चोरी नहीं की हो मतलब तुमने चोरी किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब समझ आया डिफरेंस? तो यहाँ पे इस केस में अगर मैं छोटा बच्चा हूँ, 18 साल का बच्चा हूँ, अगर 18 साल से कम का बच्चा हूँ, मेरे ऊपर ऐसा कोई हमला होता है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और मैंने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर नहीं होगा कि मैं प्रूफ करूं कि इसने किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा कि तुम प्रूफ करो बेटा कि तुमने ये काम नहीं किया है, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। अगर उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है तो कैसे करेगा? वो तो फंस जाएगा। और ये मामले की निपटारा जल्द से जल्द होता है, जल्द से जल्द मामले का निपटारा हुआ, कोई अच्छा सबूत नहीं मिला हो तो खत्म कहानी उसका। निर्दोष व्यक्ति को भी फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। तो ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। तो मृत्युदंड के प्रभाव जो लाइफ सेंटेंस होता है ना, लाइफ सेंटेंस, लाइफ, तो उसके क्या इफेक्ट पड़े? कानून के दुरुपयोग होने की आशंका, मिसयूज होने की, जो एक्ट है, जो लॉ है, उसका मिसयूज होने का आशंका है। कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष व्यक्ति को फांसी, जो इनोसेंट पर्सन है उसको फांसी की सजा दिला सकती है। कानून की गंभीरता के बावजूद अपराध रुकने की कम संभावना, अपराधी द्वारा पीड़ित की जांच के लिए आशंका में वृद्धि। ये नीचे का पॉइंट छोड़ दो, मेरे को जो एक्चुअल पॉइंट लगा वो ऊपर का 2 लगा, है ना, वो बाकी नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, इतना क्लियर? ये आपका, चलिए क्लियर है सर बोल रहे हैं? 45 मिनट लगे इस एक्ट को कवर कराने में। इसको बताइए समझ आया कि नहीं आया? जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने क्लियर करा दिए। ठीक है, मुस्कान जी का रिप्लाई आ रहा है, यस सर। क्रिश जी, ठीक, मुकेश जी का भी रिप्लाई आया है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। देखिए आमतौर पे 3 और 3:15 के बीच में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। हो सकता है किसी दिन पहले से मैं नोटिफिकेशन दे दूं, आपको मैसेज करके बता दूं। और एक बच्चे ने ये रिप्लाई किए थे, धारा 4 सजा, क्या बोलना चाह रहे हैं मुकेश जी? हाँ, धारा 4 में सजा है, वो मिनिमम 7 साल वाला है, 7 साल, जो शायद वो बोलना चाह रहे हैं। धारा 3 में था प्रवेशन लैंगिक हमला, मुकेश जी धारा 4 को पूछ रहे हैं, ओके मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ उसको। इससे पहले मैं क्या बात बोल रहा था कि अगर कभी मुझे एक्स्ट्रा क्लास कुछ लेना हो तो मैं पहले से अपडेट कर दूंगा, नहीं तो क्लासेस, नॉर्मल क्लास 3 से 3:15 के बीच चालू हो जाएगी। बट कभी कभार ऑफलाइन क्लास भी चलती है, थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर आ जाता है, और करंट अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अप डाउन होते रहते हैं। ठीक, तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पहले से अपडेट कर दूंगा कि भैया क्लास नहीं है, बाकी नॉर्मल आपको 3 से 3:15 के बीच यहाँ पे उपस्थित हो जाना है। ठीक, जैसे सैटरडे संडे को आमतौर पे कुछ ना कुछ एग्जाम पड़ जाता है तो मैं यहाँ अवेलेबल नहीं रहता हूँ, बाकी टाइम में रहेगा। मुकेश जी बोल रहे हैं एक बार धारा 4 को क्लियर कर दीजिए। धारा 4 क्या है? धारा 3 मैंने बताया था, प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक, पेनेट्रेटिव असॉल्ट है, वो तो एक्सप्लेन हो गया। धारा 4 में अगर ये क्राइम किया जाता है धारा 3 के तहत, तो धारा 4 में उसके लिए सजा है, और उस सजा को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। एक अगर 18 साल से नीचे के बारे में किया जाए, और एक अगर 16 साल से नीचे बच्चे के साथ किया जाए, तो दोनों में अलग अलग सजा है। धारा 16, अगर 16 साल से नीचे के बच्चों को किया जाए ना तो मिनिमम 20 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उम्र कैद के साथ, मतलब जब तक मर नहीं जाता, जब तक आखिरी सांस नहीं ले लेता। और धारा 4(1) में 7 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, धारा 4 वाला जो बात कर रहे हो ना, इधर आओ, यहाँ पे दिखा देते, क्लियर कर देते उस पॉइंट को।
धारा 3 समझ आ गया, धारा 3 में क्राइम था, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इतना क्लियर है। धारा 4 में उसके लिए सजा है, धारा 4 में उसके लिए सजा है, लेकिन 4 में सजा 2 भाग में अलग अलग बांट दिया, 4(1) और 4(2). 4(1) किसके लिए है? 18 साल से नीचे के लिए, 18 साल से नीचे के लिए। और धारा 4(2) में किसके लिए है? 16 साल से नीचे के लिए। आगे चल के एक और अमेंडमेंट कर दिया गया है, लास्ट में 2019 में अमेंडमेंट किया गया हाल फिलहाल में, कि 12 साल से नीचे के किया तो फांसी की सजा भी हो सकती है। इसमें कहीं पे भी फांसी की सजा वाला प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर 12 साल से कम के बच्चों के साथ होता है तो फांसी की सजा का भी प्रावधान किया गया है हाल फिलहाल में। ये 18 साल के लिए, 16 साल के लिए। पहले ये सजा कितनी थी? 7 साल, 7 साल मिनिमम, 7 साल, और अधिकतम कितना? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 16 साल के साथ किया जाए तो मिनिमम कितना था? 20 साल, और ये अधिकतम कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो 7 साल था वो क्या बोला जा रहा है? संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात 10 साल हो गया है, और संशोधन के पहले मतलब जो 2012 में एक्चुअल आया था ना, वहाँ पे आपको ये 7 साल देखने को मिलेगा। तो बाद में ये अमेंडमेंट करके इसको 7 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 साल। तो अभी वर्तमान में पूछा जाए तो ये न्यूनतम कितना है? यहाँ पे न्यूनतम जो मिस हो गया था ना वो 10 साल है। ठीक, मिस हो गया था, मुझे भी ध्यान नहीं था, अभी मैंने गूगल से देख के बताया। ठीक है, क्लियर? और सुमन, वो आप अनाउंसमेंट सेक्शन में तब्बू वहाँ से भी पीडीएफ भेज सकते हो, जरूरी नहीं वहाँ पे अपलोड करो, अनाउंसमेंट सेक्शन में भी ना पीडीएफ को अपलोड किया जा सकता है। हाँ, अब सिलेबस डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, उसके लिए अलग टाइम में डिस्कस कर लेंगे। ये शुभम जी, मुकेश जी, मैंने ये बता दिया है, क्लियर? अरुण जी सर, एक ही क्लास होगी? हाँ, अभी फिलहाल एक क्लास है, और मैंने इससे पहले कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराए हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियोस को भी आप देखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, और क्लास का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा देंगे, बाकी चीज़ों भी कवर कर देंगे। आप बाकी सेक्शन में भी अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और रीजनिंग हो गया, ये सब में भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये वाले पोर्शन को कवर करा देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी ईजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी ईजी है। उसमें पढ़ना क्या है भी? आप हॉस्टल वार्डन का काम करने वाले हो, हॉस्टल वार्डन का काम करने वाले हो, कैसे संभालोगे बच्चों को? 50-60 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी, कैसे संभालोगे? तो यही पॉइंट्स आपको पढ़ना है, समझना है, बस मैं समझाने का काम कर दूंगा, और उससे रिलेटेड जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, एक समझ विकसित करके दे दूंगा मैं आपको, कि भैया आपके पीछे, आपके अंदर 40 से 50 बच्चे हैं, उनके खाने के लिए आपको एक मैस वाला सिस्टम भी मिला हुआ है, कोई बना के देगा, साफ सफाई के लिए कोई और मिलेगा, उनके लिए जो यूज़ होने वाले ना चादर कंबल प्रोडक्ट, वो भी आपके पास आ रहा है, कैसे उन सबको डील करोगे? वो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़नी है। वही चीज़ तो प्रैक्टिकल जाके आपको करना है, कि कोई दिक्कत किया, कोई बीमार हो गया कुछ, तो और उसको मार दोगे क्या, पीट दोगे क्या? कोई गलती कर रहा है तो भगा दोगे, चलो बाहर सो, तो ऐसा नहीं, कैसे डील करना है उस चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के साथ पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।